हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 8 फरवरी। तो 8 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। पहला है एआई को लेकर। एआई और जयवंश का विरोधाभास। तो है क्या कि जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, उन्होंने अभी एक टर्म यूज की है और उस टर्म को नाम दिया जाता है जयवंश विरोधाभास। तो हुआ क्या करता था, 1865 के एक व्यक्ति हुआ करते थे, विलियम स्टैनली जेवन। तो विलियम स्टैनली जेवन ने एक अवधारणा दी थी, उनका विचार था। उस टाइम उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग है जो, कोयला उद्योग पर अध्ययन करते हुए उन्होंने एक चीज देखी कि कोयला जलाने वाली जब तकनीकें आई ज्यादा, तो तकनीकें जब ज्यादा आई तो लोग सोच रहे थे कि कोयला की बचत होगी। और बचत होगी मतलब ऐसा ही तो होगा, अगर अच्छी तकनीकें आ जाएंगी तो कोयले की बचत ही तो होगी, कम कोयले में अच्छी ऊर्जा बनेगी। लेकिन जयवंश ने पाया कि ये चीज बिल्कुल उल्टी साबित हुई, बल्कि कोयला का क्या हुआ, खपत ज्यादा हो गई। क्यों खपत ज़्यादा हो गई? क्योंकि अब कोयला किफ़ायती हो गया। मतलब पहले से ज़्यादा कोयला यूज़ कर सकते थे, लोग अच्छी तकनीक भी थी, तो लोगों ने खपत ज़्यादा कर दी, माँग बढ़ गई इससे। और यही है जेवंस का सिद्धांत। तो जेवंस का विरोधाभास क्या है कि हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि अगर संसाधन और सारी चीजें जैसे अधिक कुशल हो जाए, तो हम यही तो मानेंगे। जैसे मान लो पानी है, पानी का कुशल उपयोग बढ़ जाए, कम पानी और सारी चीजें सब अच्छी व्यवस्था से हो जाए, तो हम यही तो मानेंगे कि पानी खपत कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर यही विरोधाभास है। ये कहते हैं कि नहीं, अगर क्या हो जाएगा कि अगर अच्छी तकनीक आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, खपत जो है वो बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ें इन्हें बताई हैं। तो ये क्या है, अभी एआई के संबंध में सत्या नडेला ने क्यों बोला है? उन्होंने कहा है कि जैसे-जैसे एआई की दक्षता बढ़ेगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे-जैसे और इम्प्रूवमेंट होगी, बल्कि इसकी माँग और बढ़ेगी। क्योंकि अभी कुछ फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, मतलब कुछ कंपनी हैं, वो कंपनी अभी यूज़ कर रही हैं, फिर और कंपनियाँ यूज़ करेंगी, तो बल्कि खपत बढ़ेगी। तो ये विरोधाभास है। तो क्या है, तकनीक सुधार से संसाधन उपयोग की दक्षता बढ़ने की बजाय उसकी खपत घटने की बजाय बढ़ने लगती है। मतलब दक्षता बढ़ेगी और उसके बाद जब दक्षता बढ़ेगी तो खपत क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो ये समझ में आया होगा। तो ये होता क्यों है? तो ये पैराडॉक्स इसी वजह से होता है क्योंकि लोगों को जब सस्ती चीजें मिलेंगी नॉर्मल, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा खपत करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये अधिक दक्षता लागत प्रभावी हो जाती है। मतलब अगर अच्छी दक्षता आएगी तो क्या होगा, जैसे फोन पहले महंगे आते थे, रिचार्ज पहले महँगा होता था। तो पहले रिचार्ज अगर महँगा होता था, ऐसे ही समझ सकते हैं कि पहले ₹100 में 1-1 जीबी आता था एक टाइम। अब क्या हुआ है, लोग तब ₹100 का लोग रिचार्ज नहीं करा पाते थे। अब जब आ गया क्या है, अब 1.5 जीबी डेली मिल रहा है, तो हुआ क्या है, अब खपत तो मतलब संसाधन तो अच्छे हो गए हैं, प्रभावी लागत हो गई है, क्योंकि अब 1.5 जीबी डेली मिल रहा है। पर अब लोग खर्चा भी तो कर रहे हैं, अब 350 का रिचार्ज करा रहे हैं लोग। तो क्या हुआ, खर्चा बढ़ेगा ना कि कम होगा, उनके कहने का मतलब है। और ये जियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ऐसे ही इनने बताया था, इन्होंने कहा था कि जब स्टीम इंजन आए, तो उस टाइम तो ये 1850 के आसपास की ये अवधारणा है, तो तब स्टीम इंजन पे ही इन्होंने शोध किया था। तो इन्होंने कहा जो स्टीम इंजन है, उनकी दक्षता में जब सुधार आया, मतलब कोयला का कम यूज होना लगा, तो बल्कि क्या हुआ, कोयला की खपत में वृद्धि हुई। मतलब ऐसी मशीनें आ गई जो कम खपत करती थी, तो कोयला की मांग जब बल्कि बढ़ और गई। क्यों? क्योंकि अधिक कुशल हो गया, अधिक किफायती हो गया। अब क्या हो गया, लोग और ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य कारण क्या होता है, लागत कम हो जाती है। जैसे जियो के संबंध में देखा, उच्च पहुंच हो जाएगी, आसानी से पहुंच हो जाएगी, आर्थिक विस्तार होगा, इंसान क्या करेगा, अपनी इंडस्ट्री का विस्तार करने के काम करेगा। और लोच जो मांगदार मांग जो होगी, मतलब वो कैसी हो जाएगी, लोचशील हो जाएगी। लोचशील का मतलब है ज्यादा हो जाएगी। तो ये कैसा होगा, समय के अनुसार संवेदनशील कम ज्यादा होता रहेगा। तो ये हमने पहला देखा, जेवंस का सिद्धांत। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट आएगा, आ सकता है। तो उसके बाद अगला आर्टिकल है कोयला गैसिफिकेशन के बारे में। तो कोयला गैसिफिकेशन हमने पिछले में भी देखा था, यहाँ पे एक टर्म और यूज हो गई है, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि वित्तीय प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार लाया है। तो वित्तीय प्रोत्साहन योजना लेके आया है केंद्र सरकार, क्यों? क्योंकि कोयले का गैसिफिकेशन करना है तेजी करने के लिए, और इसके लिए 8,500 करोड़ रुपए का सरकार व्यय करेगी। अब वित्तीय प्रोत्साहन योजना के बारे में देखते हैं। तो हुआ क्या है कि जो कोयला मंत्रालय ने ये कोयला लिग्नाइट, मतलब जो अपने यहाँ कोयला यूज होता है वो ज्यादातर लिग्नाइट ही कोयला यूज होता है। तो लिग्नाइट कोयला, तो कोयले के पहले प्रकार ही देख लें, एक होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, और उसके बाद होता है लिग्नाइट, और उसके बाद पीट होता है। ऐसे याद कर सकते हैं इन्हें। शुरू के ए और बी अक्षर से हैं, तो ए और बी से अल्फाबेट शुरू होता है, तो एंथ्रेसाइट बिटुमिनस ऐसे नंबर आ जाएगा इसका। तो ए बी से याद रह सकता है। उसके बाद होता है लिग्नाइट, और उसके
उसके बाद लास्ट होता है पीट। पीट सबसे बेकार होता है, बेकार का मतलब है ये शुरुआती चरण होता है कोयला बनने का। अब हर कोयला जो पीट ही होगा वही एंथ्रेसाइट बिटुमिनस बनता है, पर समय के साथ। तो सरकार ने क्या किया है अभी, 8,500 करोड़ का इस कोयला के लिए गैसीकरण की योजना बनाई है। अब इस कोयला गैसीकरण में कौन सा कोयला यूज होगा अगर ये पूछ ले, तो लिग्नाइट कोयला यूज होगा, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद है इसमें निजी भागीदारी होगी, बिल्कुल निजी भागीदारी के लिए ही तो सरकार ने योजना इसका लेके आई है। अब सरकार ने इसमें परियोजना की 3 श्रेणियां बना दी हैं। 3 श्रेणियों का क्या मतलब हुआ, सरकार ने कहा पहली श्रेणी में सरकारी पीएसयू आएंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर के जो कंपनी होंगी वही आएंगे, और उसमें से इसमें ये देखा जाएगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कंपनी का खर्च है जो क्या लगाने में, मशीनें लगाने में, वो 1350 करोड़ या फिर केपेक्स का 15% जो भी कम होगा सरकार उतना देगी। मतलब कितना देगी, अमूमन से 1350 करोड़ रुपए तक ही सरकार देगी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा है, दूसरी श्रेणी में निजी सेक्टर है, भी इसमें केवल पीएसयू है, इसमें पीएसयू के साथ साथ निजी भी आ जाएंगे। इसमें 1350 था, तो इसमें 1000 करोड़ और 15% जो भी कम हो वो देखा जाएगा। तीसरी श्रेणी में छोटे पैमाने पर उत्पादन जो गैसीकरण संयंत्र हो सकते हैं, छोटे भी तो हो सकते हैं, तो इनमें क्या था 100 करोड़ और केपेक्स 15% जो भी कम हो वो दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद है कोयला गैसीकरण, हमने देखा ही था। कोयला गैस को क्या किया जाता है, कोयला को गैस में चेंज किया जाता है। जिस गैस का नाम क्या है अगर पूछा है तो उसे ही कहते हैं सिन गैस या सिंथेटिक गैस। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेनली, और उसके बाद मीथेन वगैरह तो हो ही सकते हैं। तो ये इसे जलाया कैसे जाता है, मतलब कोयला गैसिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अगर ज्यादा देंगे तो आग ज्यादा लग जाएगी। सीमित ऑक्सीजन और हवा और भाप के साथ उच्च तापमान पर इसे जलाया जाता है। उच्च कितना, 1500 हजार टेम्परेचर तक ये होता है। तो गैसीकरण के महत्व क्या होते हैं, एक तो स्वच्छ ऊर्जा मिल जाएगी। दूसरा, अब जो ऊर्जा स्वच्छ गैस बना के रख ली है, उस गैस का उपयोग केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इन सब में यूज किया जा सकता है। अमोनिया बनाने में, इस्पात संयंत्र में, सारी जगह पे इस गैस को प्रयोग किया जा सकता है। भारत के लिए महत्व क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कोयला का भंडार भी है, तो हम आयात पर निर्भर कम हो जाएंगे अगर हमारा कोयला गैसिफिकेशन अच्छा चलता है। तो इसमें वही चीज है कि सरकार ने लक्ष्य कितना रख दिया, 2030 तक जो है 100 मीट्रिक टन कोयला का गैसीकरण करेंगे, ये हमने देख लिया। इसके बाद है, तो ये अच्छा आर्टिकल है, ये कोयला गैसिफिकेशन का ही जरूर आएगा। सिन गैस पूछ लेगा या तो, और सिन गैस के साथ साथ कौन सी गैसें होती है ये पूछा जा सकता है, कितना रुपए दिया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब कोयले के बारे में देखें, तो कोयले का अग्रदूत क्या होता है, पीट होता है, मतलब पीट से ही तो कोयला बनना स्टार्ट होता है। पीट सबसे बेकार या कह सकते हैं सबसे शुरुआती चरण होता है। तो इसमें पीट एक नरम और कार्बनिक सामग्री है जो आंशिक रूप से जो पौधे अभी सड़ रहे हैं उनसे बनता है, तो इस वजह से तुरंत यूज के लिए ज्यादा अच्छा होता नहीं है। अब भारत में जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना कोयला मिलता है, क्योंकि भारत में दक्षिण, ये एनसीईआरटी का ही मैप है, पूरा एनसीईआरटी में दिया है। तो ये भारत के जो दक्षिणी एरिया है, इस पूरे एरिया में गोंडवाना का क्षेत्र है, तो यही कोयला मिलता है। तो कुल भंडार का 98% और उत्पादन जितना करते हैं उसका 99% केवल गोंडवाना प्लेट में ही पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 98% भारत के भंडार का क्या है, कोयला गोंडवाना कोयला है। उसके बाद है इसका उपयोग धातु कर्म, कोयला, इन सब में किया जाता है। तो ये है। भारत में कौन से स्थानों में पाया जाता है, तो दामोदर घाटी हुई है, महानदी, गोदावरी, मतलब सारे जो मेन इंपोर्टेंट है वो इस बेल्ट में ही मिलेगा, तो यहाँ पाया जाता है। उसके बाद है जो तृतीय कोयला होता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, जो लिग्नाइट वगैरह, वो क्या होते हैं, जैसे जैसे नीचे जाओगे कार्बन की क्षमता ज्यादा हो, कम होती चली जाएगी। तो इसमें कुछ एरिया देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी है चूंकि, तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो इसमें देखो कोयला फील्ड को दर्शाया गया है ऐसे करके। तो ये एक नेवेली है जो कि तमिलनाडु में जगह है, यहाँ पे भी कोयला मिलता है। तो अगर कोयला का पूछा है, नवेली जगह है तमिलनाडु में, क्या वहाँ कोयला मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। तो ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिक दिया है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होके तेलंगाना, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद एमपी, इस वाली बेल्ट में भी कोयला मिलता है। मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, क्योंकि ये बेल्ट कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से टच है, और भारत का ज्यादातर कोयला इसी बेल्ट में मिलता है, तो आसपास वाले एरिया में मिल ही जाएगा।
अब इसी बेल्ट के झारखंड वाले बेल्ट के एरिया के आसपास होने के कारण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी कोयला मिलता है। तो ये वाला, अब चूंकि गोंडवाना प्लेट का ही विस्तार नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया है, तो नॉर्थ ईस्ट का जो असम, मेघालय, ये वाली बेल्ट मिलती है। असम मेघालय में जो माकुम और ये सारी जगह में जो है डिगबोई वगैरह, इन सब जगह पे भी कोयला और गैस फील्ड मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसमें कि मेजर गैस रिजर्व भी इसमें दे दिए एनसीईआरटी के मैप में जो दिए। तो देखो नेवेली के पास गैस रिजर्व यहाँ पे राजस्थान में हम पढ़ते हैं गैस रिजर्व ज्यादा है, तो राजस्थान वाले एरिया में भी दिखा है, और ये बम्बई हाई और गुजरात का एरिया है। ऐसे ही ऑयल फील्ड भी दिखा दिए। तो ये इंपॉर्टेंट मैप है। उसके बाद है अगला है डेटा बैंक, मतलब इसी का डेटा बैंक। तो दुनिया मतलब जो डेटा इसमें दिया गया है, डाटा डाल दिया है कोयले के बारे में। तो दुनिया के कोयले के 5 में सबसे बड़े भंडार हैं भारत में। तो दुनिया के कोयले में वो जो भंडार पाए जाते हैं उनमें 5वें नंबर पे भारत में भी भंडार है। तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट है अमेरिका और रसिया, इसमें चाइना नहीं है। तो एक थोड़ी अलग सी बात है, वैसे चाइना टॉप में रहता है। तो अमेरिका है और चाइना है, और दो वो अमेरिका रसिया है, और दोनों में क्या होता रहता है? लड़ाई होती है। तो अमेरिका और रसिया में दोनों टॉप पे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद कोयला का उपभोक्ता में देखें, उपभोक्ता में ही तो भंडार हो, उपभोक्ता में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? इंडिया ही है। क्यों उपभोक्ता है? हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तो ये सारी चीजें, थोड़ी ज्यादा बिजली और ये सारे बनेंगे तो उपभोक्ता ज्यादा है। आयातक देखें तो कोयला का दूसरा सबसे बड़े आयातक इंडिया ही है। तो अपने यहाँ भंडार 5वें नंबर पे, पर उपभोक्ता हम कौन से हैं? दूसरे, और आयातक भी दूसरे हैं। तो दूसरे उपभोक्ता, दूसरे आयातक है। भारत में अगर कोयला भंडार की बात करेंगे तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में पहले क्या हुआ करता था? झारखंड में ज्यादा भंडार हुआ करता था, अब झारखंड में नहीं है। झारखंड के अलावा अब डाटा चेंज हो गया है। उड़ीसा में टॉप है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कुल का कितना है इन 3 राज्यों में? 69% है। भारत में जो ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा? लिग्नाइट वाला ही है। बिटुमिनस और लिग्नाइट यही ज्यादा पाए जाते हैं। अब भारत में जो ज्यादा यूज होता है बिजली संयंत्रों में, वो कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ यही ज्यादा है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस, और उसके बाद पाया जाता है लिग्नाइट वाला। तो लिग्नाइट भी पाया जाता है, पर इसके बाद पाया जाएगा कम थोड़ा। तो ये है। तो भारत में जो बिजली वगैरह बनेगी या जो झारखंड उड़ीसा में पाया जाएगा, वो कौन सा? बिटुमिनस ही पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे टॉप पे होता है, सबसे ज्यादा इसमें कार्बन की मात्रा होती है। मतलब सोचो 90-95% अगर कार्बन होगा तो इसमें धुआं और राख वगैरह मतलब कुछ अपशिष्ट होगा ही नहीं। अब ये पाया कहाँ जाता है? तो जम्मू कश्मीर में थोड़ी मात्रा में ये पाया जाता है। चमकदार होगा, अच्छा होता है तो चमकदार होगा ये। तो ये देखा हमने। उसके बाद अगर देखें लिग्नाइट कोयला, तो लिग्नाइट ज्यादा अच्छा होता ही नहीं है। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट पाया जाता है जम्मू में, वही लिग्नाइट भी पाया जाता है। और उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। जैसे अभी नेवेली वाला एरिया देखा था, तो वहां पे भी ये पाया जाता है। अगला है अभ्यास एक्यूबेरिन। अब एक्यूबेरिन जो होता है वो मालदीव के साथ हो रहा है। जो एक्यूबेरिन है, कल की वीडियो में भी हमने देखा था, तो मालदीव के साथ जो होता है वो सैन्य अभ्यास है, वो एक्यूबेरिन है। तो और सैन्य अभ्यास में मालदीव की सेना, अब इसकी विशेषता क्या है कि एक बार इंडिया में हुआ, एक बार मालदीव में हुआ। पिछली बार कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, उत्तराखंड में। अब की बार कहाँ हो रहा है? मालदीव में हो रहा है। 2009 से ये स्टार्ट हो रहा था। एक्यूबेरिन का अर्थ क्या होता है? एक्यूबेरिन का मित्र होता है इसका। तो इस बार कहाँ हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार उत्तराखंड में हुआ था, और इस बार कहाँ है? मालदीव में ही हो रहा है। उसके बाद है एक समुदाय, कालबेलिया समुदाय। तो कालबेलिया समुदाय के बारे में क्या है कि कालबेलिया समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने का काम करते थे। सांप पकड़ने और उनका जो जहर होता था उससे दवा बनाने का काम करते थे पारिवारिक रूप से। पर क्या हुआ, जब पर्यावरण के लिए अधिनियम आ गए, जैसे 1972-73 में जो परंपरा स्टार्ट हुई, मतलब पर्यावरण को संरक्षण की भारत में, उसके बाद इनका जो मेन काम हुआ करता था, जो सांप वगैरह और ये पर्यावरण के साथ जो इनका संबंध थे, वो चीजें खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, तो जो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनका जो मतलब व्यवसाय था वो खत्म हो गया। उसके बाद ये दूसरे व्यवसाय में जाने लगे। तो अभी हुआ क्या है, कालबेलिया समुदाय को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को थोड़ा, उनके लिए अजमेर के किशनगढ़ तहसील में 1 साल का रात्रि स्कूल कालबेलिया महिलाओं के लिए शिक्षा सशक्तिकरण तक पहुंच के अवसर पर खोला गया है। तो मेन क्या है, रात्रि स्कूल है जो कालबेलिया महिलाओं के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अजमेर में खोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कालबेलिया समुदाय का। तो कालबेलिया नोमैडिक ट्राइब है, मतलब इधर उधर घूम के रहते हैं, और इनका स्थान कहाँ है? राजस्थान में है।
ऐतिहासिक रूप से सांप जो होते हैं, सांप के जादू, लोक नृत्य, गीत ये सब में ये जाने जाते हैं। मुख्य रूप से इनके 2 डिवाइड है मतलब समुदाय ही 2 डिवाइड है, एक है डालीवाला और एक है मेवाड़ा। तो ऐसे मेवाड़ पाया जाता है यहाँ पे क्षेत्र राजस्थान में, तो मेवाड़ा और एक डालीवाल करके है। हिंदू होने के बावजूद इनकी एक विशेषता क्या होती है, इनकी संस्कृति में दाह संस्कार नहीं होता है, दफनाने का काम होता है। और जहाँ दफनाया जाता है, वहाँ शिव के नंदी की मूर्ति रखी जाती है, शिव के जो नंदी है उनकी रखी जाती है। उसके बाद यही देखा आजीविका के लिए आजकल ये वैकल्पिक मतलब दूसरे विकल्प चुनते हैं, क्योंकि जो उनका पालन पोषण वाला हुआ करता था पहले वाला, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। कालबेलिया नृत्य के बारे में और जीवन के बारे में देखें तो सपेरा नृत्य भी इसे कहते हैं। तो मतलब जो कालबेलिया नृत्य है वो सपेरा नृत्य भी है। इसमें क्या होता है, जो मतलब ऐसे होता है ये वाला। उसके बाद है कालबेलिया में महिलाओं जो मंच पे नृत्य करते हैं और जो पुरुष होते हैं वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, और ये कैसे करते हैं, सांप की जो नकल होती है वैसे करते हैं। तो इनकी विशेषताएं पूछी जाती है, यूपीएससी में आ जाता है, विशेषताएं बताओ कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है कि महिलाओं के द्वारा, और थीम क्या है, तो थीम क्या है मेनली कि सपेरा जो नृत्य होता है वो वाला सांप वाला होता है। उसके बाद क्या है, इनके शरीर पे क्या है, टैटू वगैरह होते ही हैं। पुरुष जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किससे जुड़ा हुआ है। जैसे खंजरी है, खंजरी जो ताल वाद्य यंत्र है, एक ताल वाद्य यंत्र कौन सा है, खंजरी, एक पुंगी करके होता है, लकड़ी का वाद्य यंत्र होता है, तो दो ये लोग बजाते हैं। अब कालबेलिया का नृत्य अगर इतना पढ़ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट भी तो होगा कुछ। तो यूनेस्को में सोचो, यूनेस्को की जो अमूर्त श्रेणी होती है, मतलब अमूर्त श्रेणी का मतलब ऐसी विरासत है जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे कुंभ मेला हुआ, तो ये है। तो यूनेस्को की जो अमूर्त श्रेणी में है, ये सूचीबद्ध किया गया था 2010 में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कालबेलिया गीत में कहानियों के माध्यम से पौराणिक कथाएं वगैरह प्रदर्शित की जाती हैं, तो थोड़ा सांस्कृतिक इसका महत्व है। तो ये है। अब इसमें देखें अगर, तो ये भारत की जो यूनेस्को में कुछ जो 10-12 जगह हैं वो उन पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुंभ मेला का अभी इम्पोर्टेंट भी रहता है, तो 2017 में ये जोड़ा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना है, कुंभ मेला भी अमूर्त वाले में। वैसे ही जो अभी पढ़ रहे हैं वो 2010 का है, कालबेलिया राजस्थान का है, 2010 में ये शामिल हुआ था। ऐसे ही पौराणिक जो वैदिक जप है, मंत्र हैं वेद वगैरह के, वो भी इसमें शामिल है। और उसके बाद जो रामलीला है वो 2018 8 में ये दोनों शामिल हुए थे। तो जो पारंपरिक वैदिक जप है और रामलीला दोनों 2008 में ये शामिल हुए थे अमूर्त श्रेणी में यूनेस्को की। तो ये देखा। अगला अगर देखें तो अगला है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो केंद्रीय बजट में क्या हुआ है, जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आबादी के बीच ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क जारी किया गया। अब ये है क्या है क्रेडिट स्कोर ग्रामीण? तो जैसे कि एक व्यक्ति ने लोन लिया, अब लोन लिया, वो चुका पाया है कि नहीं चुका पाया, इसके आधार पर क्या होता है, उन्हें क्रेडिट स्कोर मिलता है। जैसे होता है ना क्रेडिट कार्ड EMI दे पाई नहीं कि नहीं, तो वही चीज है। तो उन लोगों का जिनका क्रेडिट का मतलब क्रेडिट स्कोर होगा दिया जाएगा लोगों को, ताकि क्या हो, गांव वाले जो लोग होंगे उन्हें मदद की जा सकेगी वित्तीय रूप से। तो लक्ष्य क्या है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उधारकर्ताओं का सटीक मूल्यांकन, जो लोग पुनर्भुगतान सही से कर रहे हैं, अनुशासन, वो लोग धोखाधड़ी नहीं करेंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। तो यही इसके मेन लाभ है। और इसमें मदद कौन करेगा, स्वयं सहायता समूह वगैरह। तो ये है इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होंगे जो ऋण के योग्य होंगे उनका आकलन किया जाएगा। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो सरकारी बैंक होगी, अब वो मदद किसकी लेंगे, स्वयं सहायता समूह की, और उसके बाद किसान और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच पाएंगे। तो ये थोड़ा अच्छा है। उसके बाद क्या है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत ये क्या कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो कौन सी स्वामित्व योजना जो चल रही है ना, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को देगी, तो उसके अंतर्गत है ये। ऐसे ही क्या है, केंद्रीय इंडिया पोस्ट में परिवर्तन हुआ है, अन्य पहलें जो भी बजट में की गई हैं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित। इसमें क्या होगा, गांव क्षेत्र में 1.5 लाख डाकघर और 2.5 लाख डाक सेवक की मतलब नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। तो ये भी एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद एक है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के लिए समर्थन। सहकारी विकास निगम इसका भी बजट में है, ताकि जो सहकारी चीनी मिल को मजबूत करने और 500 करोड़ तक का अनुदान देने की बात
कही गई है। तो क्रेडिट स्कोर क्या समझ में आया? ये फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को दिखाते हैं। मतलब लोन देगा व्यक्ति वो चुकाता है कि नहीं, और इसमें मदद कौन करेंगे समय पर? एसएचजी, जो मतलब स्पष्ट करेंगे, बैंकों के लिए भरोसा दिलाएंगे कि ये लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर से तो नहीं, पर अभी जो अध्ययन आया उसमें ये कहा है कि भारत में तेजी से बढ़ी है बाघों की संख्या। तो हुआ क्या करता था? 1970 का दशक हुआ करता था। 1970 के दशक में बाघ जो होते हैं वो टाइगर अपने उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई थी। जंगल की कटाई हो, इन सब के कारण और शिकार वगैरह के कारण ये घट गए थे। इसीलिए सरकार ने क्या किया था कि 1973 में सरकार क्या लेके आई थी? टाइगर प्रोजेक्ट लेके आई थी। जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ का वो है, और इनके इकोसिस्टम को क्या था? डेवलप करना था। अब एक समय ऐसा था कि पहले जब टाइगर प्रोजेक्ट नहीं आया था तो पूरे भारत में 53 केवल टाइगर बचे हुए थे, और केवल 9 रिजर्व हुआ करते थे, संरक्षण था। तो केवल 53 बचे हुए थे, और अब हजारों की संख्या में भारत में है। तो लगभग अभी, तो ये देखें तो एक समय था 90% आबादी विलुप्त हो चुकी थी, फिर अब से बढ़ गया। अब उसके बाद है, चूंकि वैश्विक जितने विश्व में टाइगर पाए जाते हैं उसका 75% केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो जो टाइगर है ये, इसका 75% केवल और केवल भारत में ही पाए जा रहे हैं। तो सरकार ने एक मतलब दुनिया भर में एक चला था TX2। TX2 का मतलब है टाइगर की संख्या दुगना करना था। तो भारत ने तो समय से पहले ही दुगना कर लिया था। 2022 में भारत ने इसको समय नहीं मतलब पूरा हुआ था उससे पहले ही दुनिया में सबसे तेज कर लिया था। TX2 का लक्ष्य पूरा, मतलब टाइगर की संख्या दुगनी कर दी थी भारत ने। तो ये संबंध में तो यही चीजें बताई गई। अब अगर उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व देखें कुछ कुछ मेन मेन, तो दुधवा पीलीभीत वाला जो है, जो उत्तरी वाले एरिया में, तराई वाले एरिया में पूरा, ये एरिया जो दुधवा और पीलीभीत का, यहाँ टाइगर पाए जाते। टाइगर सुंदरबन में भी पाए जाते। मतलब अगर कह सकें तो भारत का कोई एरिया नहीं है जहाँ टाइगर ना पाए जा रहे हैं। राजस्थान की तरफ भी पाए जा रहे हैं। अब बस गुजरात में क्या है, शेर पाए जाते, लोइन तो यहाँ पे नहीं है। बाकी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नॉर्थ ईस्ट तक में पाए जाते हैं। तो हर एक जगह भारत में पाए जाते हैं ये। बिहार में वाल्मीकि है, इधर सुंदरबन है, उड़ीसा में सिमलीपाल है, सतकोशिया है। तो ये सारे जगह पे पाए जाएंगे। तो ये देखा हमने। तो टाइगर के बारे में कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखें कि भारत में जो टाइगरों का संरक्षण किया जाता है, मतलब जहाँ टाइगर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों का 85% संरक्षित किया हुआ। मतलब भारत के जिन क्षेत्रों में टाइगर पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के 85% क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने अब संरक्षित करके रखा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सिक्योरिटी वगैरह होती है। अब इसके साथ सफलता के लिए जो उत्तरदायी कारक रहे हैं, मतलब सरकार ने ये चीजें जो हासिल कर पाई वो कैसे कर पाई हैं? तो अगर देखें तो दो तरीके का है। एक है भूमि पृथक्करण और भूमि साझाकरण। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो जिस एरिया में टाइगर पाए जाते हैं उन्हें संरक्षित कर दिया, और संरक्षित करने के बाद वहां पे मानवीय गतिविधियां नहीं होंगी। तो ये हो गया भूमि पृथक्करण। दूसरा होता है भूमि साझाकरण, मतलब लैंड शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, जिस जगह टाइगर पाए जाते हैं उसी एरिया में मानव भी बस्ती हैं थोड़ी बहुत, तो वो सहअस्तित्व में रह रहे हैं। उसके बाद है सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, कि जहाँ टाइगर वगैरह के संघर्ष हो सकते हैं, एक एरिया में टाइगर, एक एरिया मानव, संघर्ष हो सकते हैं, उन एरिया में संघर्ष को कम करना है मानव, और जो टाइगर संघर्ष है उन्हें कम करना है जो होते हैं। तो ऐसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? नागार्जुन, श्रीशैलम, अमरावद, सिमलीपाल जो उड़ीसा है, ये वाले एरिया में भी ये देखा गया है। तो ये सारे कारक हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है, टाइगरों को संरक्षित किया गया है। अब कुछ टर्में आती हैं, ऐसे संख्या में वृद्धि का महत्व तो है ही है, क्योंकि भारत में क्या हुआ करता था, एक टाइम तो 50 के आसपास बचे थे जब देश आजाद, और उस समय हुआ करता था 1972 में भी जो था तब भी ज्यादा नहीं थे। 1827 के आसपास जो डाटा था वो बचे हुआ करते थे, जब तब भी मतलब देश आजादी का संरक्षित किया गया था। अब तो 3000 से ऊपर भी हो गए हम। तो अब दो टर्में यहाँ पे लिखी हैं, एक है टर्म का नाम फ्लैगशिप और एक अम्ब्रेला प्रजाति है। तो टाइगर दोनों ही प्रजाति है, फ्लैगशिप ऑफ अम्ब्रेला प्रजाति। इसका क्या मतलब हुआ फ्लैगशिप और अम्ब्रेला प्रजाति का? कि फ्लैगशिप प्रजाति है, नाम ही है फ्लैगशिप, जैसे झंडा दिखाते हैं ना फ्लैग, तो किसी क्षेत्र या संरक्षण अभियान की पहचान बताती है। मतलब अब टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो पहचान बता रहा है ना किसका संरक्षण हो रहा है, टाइगर का। तो यही है फ्लैगशिप। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है किसी क्षेत्र में जिसका संरक्षण किया जा रहा है। तो क्या हो जाता है, किसी क्षेत्र या अभियान की पहचान जिससे हो जाती है, लोगों को जागरूक जिसके किया
किया जाता है, जिसकी वजह से फंड जुटाया जाता है, उसे ही कहा जाता है फ्लैगशिप स्पीशीज कहा जाता है। जैसे कि टाइगर हुआ, जैसे कि एलिफेंट हुआ, एशियन एलिफेंट हुआ, जैसे कि बर्न हॉर्न राइनो हुआ, तो एक सींग वाले गैंडे हुए, ये सब है। तो ऐसे प्रोग्राम चलता है, सेव टाइगर का नारा दिया जाता है, तो सीधे पता चल जाता है कि टाइगर को सेव किया है। पर ये सोचो अगर कायदे से कि अगर सेव टाइगर कह दिया, सेव एलिफेंट कह दिया, तो क्या टाइगर का ही संरक्षण हो रहा है? नहीं, पूरे जंगल का संरक्षण हो रहा है। तो फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? कह तो रहे हैं हम कि टाइगर संरक्षण हो रहा है जंगल में, पर असल में तो पूरे जंगल का संरक्षण हो रहा है ना, क्योंकि अगर मानवीय गतिविधियां कम होंगी, जंगल में शिकार कम होंगे, तो हर एक जानवर बचेगा। वहां पे जो पाए जाने वाले हिरण होंगे और भी चीजें होंगी, सबका होगा। तो ये समझ में आया? जब आएगा कि फ्लैगशिप, तो फ्लैगशिप का मतलब होगा कि नाम एक का चलेगा पर संरक्षण पूरे का हो रहा होगा, तो फ्लैगशिप हो गए। तो ये हो। अगला है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला टर्म क्या होती है? अम्ब्रेला तो थोड़ा सा आसान है। अम्ब्रेला का मतलब एक छत के नीचे या एक झंडे के नीचे हम समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे क्या कह देंगे, अम्ब्रेला प्रजाति पे प्रजाति होती है जिनकी रक्षा इकोसिस्टम, मतलब अगर केवल पर्यावरण को सुरक्षित कर दो तो सारी प्रजातियों को सुरक्षित कर दिया जा सकता है। जैसे कि टाइगर को ही एग्जांपल ले लें। अब टाइगर सबसे शीर्ष शिकारी है। टाइगर्स क्या होता है? शीर्ष शिकारी है, सबसे ऊपर। अब टाइगर सुरक्षित रहेंगे तो क्या होगा? जंगल भी बचा रहेगा। जंगल कैसे बचा रहेगा? क्योंकि टाइगर रहेंगे तो हिरण वगैरह कंट्रोल में रहेंगे, नीलगाय, बंदर, ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये कंट्रोल में हिरण नहीं रहेंगे तो जंगल को खा लेंगे, मतलब घास को खत्म कर देंगे। इससे इकोसिस्टम तो पूरा बैलेंस रहना चाहिए। तो ये चीजें होती, तो अम्ब्रेला में स्पीसीज में सारी स्पीसीज आ जाती हैं। पर जब फ्लैगशिप की बात करते हैं तो नाम एक का लेते हैं पर पूरे जंगल को किया जाता है। तो ये चीज है। तो क्या कहेंगे हम अगर दोनों में अंतर आएगा? प्रजाति दोनों में सेम ही रहेंगी। फ्लैगशिप में भी टाइगर आएगा, अम्ब्रेला में भी टाइगर है। इसमें क्या होगा? इसमें एक प्रतीक बनाया जाएगा। तो याद क्या करना होता है? फ्लैगशिप पूछा जाएगा तो एक इनका प्रतीक होगा। जैसे इसका प्रतीक क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट हो सकता है, डॉल्फिन हो सकता है, गैंडा हो सकता है, हाथी हो सकता है। पर जब अम्ब्रेला टर्म आएगी तब एक प्रजाति की बात नहीं कर रहे होंगे, हम पूरे इकोसिस्टम को, प्रजाति इकोसिस्टम को कंट्रोल करने की बात कर रहे होंगे। पर उसमें टाइगर भी आएंगे, हिरण भी आएगा, डॉल्फिन भी आएगा, सारे कुछ आएंगे। तो इतना इसमें अंतर था। तो ये देखा। उसके बाद है अगला एक टर्म है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो है उनके प्रति प्रतिरोध वगैरह की बात करता है। तो बस टर्म याद रख सकना है कि पर्यावरण प्रदूषण, और ये जो इकोसिस्टम में एक टर्म आती है कार्बन न्यूट्रल के लिए, तो यही है कार्बन अनुशीलनता। तो कार्बन न्यूट्रल जो होना है ना, उसी से संबंधित है ये सिक्वेस्ट्रेशन वाली है। तो ये इसमें क्या इसमें क्या होगा, मतलब मेनली है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे, ग्लोबल वार्मिंग वो वाली चीजें, उन्हें कम किया जाएगा। तो ये देखा हमने। उसके बाद है सोने में निवेश। तो क्या हुआ है? भारत में सोने के निवेश में वृद्धि हुई है। अब भारत में सोने का निवेश होना कोई बड़ी बात तो है नहीं है, पर रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सोने का निवेश है वो 2024 में 60% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हो गया है। तो ये वाली चीज है। तो 60% बढ़ा है और 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है। भारत चाइना में बड़े निवेश में ने यूरोप और अमेरिका में स्लो डाउन की दर करने में मदद करी है। तो वहां पे क्या है? अब देखो, पूरे दुनिया में जब अव्यवस्था फैली होती है तो होता क्या है? लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में पारंपरिक रूप से गोल्ड में वैसे ही किया जाता है। तो ये है। तो सोने की वृद्धि के कारक देखें, एक तो देखो भारत में रुतबे का प्रतीक होता है, क्योंकि अगर सोना है तो समृद्धि मानी जाएगी, सामाजिक होगा। दूसरा, निवेश सुरक्षित होगा होगा जैसे अभी बताया। अगर दुनिया में कहीं उथल पुथल है तो गोल्ड का रेट तो कभी इधर उधर होता नहीं, वो तो समय के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ समय के लिए बढ़े, एक आध 2 महीने 6 महीने के लिए गिरे, पर वो बढ़े। तीसरा, हमारे यहाँ शादियां हैं, तो 50% जो भारत में सोने की मांग होती है केवल और केवल शादियों की वजह से होती है। 50% का हिस्सा विवाह के संबंध में जो गोल्ड खरीदा जाता है उसके लिए होती है। तो भारत में इसके लिए है। अब गोल्ड भारत के लिए समस्या क्या रहता है जब हम गोल्ड वगैरह मंगा दे, क्योंकि भारत का तो आयात बढ़ जाता है। अब आयात बढ़ेगा तो भारत का जो बजट होता है वो घाटे में ही दिखेगा। तो ये वाली चीजें हुई। उसके बाद है, अब सोने के भंडार देखें तो जो 2022 का खान मंत्रालय का था, जो माइन वाला मंत्रालय का था, तो उसके अनुसार गोल्ड का सबसे बड़ा भंडार है जो जमीन में, स्वर्ण भंडार है, वो बिहार में है 44%। और इसके बाद राजस्थान और इसके बाद कर्नाटक में। तो बिहार में सबसे बड़ा भंडार है खान मंत्रालय के अनुसार।
पर जब इकोनॉमिक सर्वे जो पिछली बार का था, उसके अनुसार जो बताया गया है वो कर्नाटक बताया गया है। तो टॉप पे तो ये अलग-अलग दिया है, खान मंत्रालय के अनुसार और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। अब विश्व में अगर देखेंगे तो अमेरिका, जर्मनी और चाइना ये टॉप पे रहेंगे गोल्ड में। तो अमेरिका और जर्मनी जर्मनी और चाइना ये टॉप पे रहेंगे। पर अगर हम जब निर्यातक देखते हैं, तो निर्यातक कौन सा है? जर्मनी टॉप पे निर्यातक होता है वैश्विक वाले में। अब भारत में अगर एरिया में देखेंगे, तो भारत में गोल्ड तो कर्नाटक वाला एरिया मेन फेमस है ये। कर्नाटक के अलावा भी इधर वाले एरिया में जो है ये पश्चिम बंगाल और ये छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है, वरना जो मेन है वो केवल गोल्ड मिलता है इस वाले एरिया में। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, थोड़ा तेलंगाना की वो मतलब इधर मिलेगा, केरल की तरफ है। तो होती, धारवाड़, हासन, कोलार, कोलार की मान तो सुनी होती है, तो ये वाले एरिया है कुछ यहाँ पे मिलता है। उसके बाद है, अब गोल्ड काउंसिल भी है, एक वर्ल्ड में गोल्ड का एक काउंसिल भी है, मतलब एक संस्था भी है। तो 1987 में विश्व की अग्रणी जो सोने की कंपनियां हुआ करती थी, उन्होंने गोल्ड काउंसिल बनाया था। तो 1987 में गोल्ड काउंसिल बनाया था उन कंपनियों के द्वारा। उद्देश्य क्या है? वही है, मांग वगैरह बनी रहे, आपूर्ति, पारदर्शिता, सारी चीजें मतलब जो चेन है वो सही से ये चलती रहे, कोई मतलब अव्यवस्था ना आए। मुख्यालय कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है। उसके बाद है ई नाम। ई नाम क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक मंडी होती है ना भारत में, तो ई नाम का मतलब क्या हुआ? एक प्लेटफॉर्म है सरकार का। एक सरकार का प्लेटफॉर्म क्या है कि जैसे किसान है, अब ई नाम से सारी चीजें बाजार तक पहुंच सकती हैं, सही कीमतें में मिल सकती हैं। मतलब हम कह सकते हैं जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है ना, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग ये प्लेटफॉर्म है। जैसे किसी को कुछ बेचना है तो वहाँ पे अपने ई नाम प्लेटफॉर्म पे डाल देगा, जैसे टमाटर है उसके पास, उसके खेत में कोई फसल है, तो जिसे खरीदना होगा खरीद लेगा, या जिसे रेट जानना होगा वो रेट जान लेगा। और अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पे सर्च मार सकता है। तो 2016 में क्या हुआ था, सरकार ने जो किया था, भारत में ई नाम शुरुआत किया था, ताकि जो कृषि की फसल हो वो कहाँ तक पहुँचे? किसानों तक। किसानों की जो फसल है वो ज़्यादा लाभ लाभ मिले उसे, क्योंकि मार्केट तक क्या होगा, ऑनलाइन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रेट मिलेगा, दूर दूर के लोग ले सकते हैं, मार्केटिंग बढ़ेगी इससे। तो ये सारी चीज़ें फायदा होगा, और इससे भुगतान भी अच्छा होगा, और ऑनलाइन नीलामी भी तो हो सकती है। नीलामी का मतलब किसान उसे देगा ना जो सबसे ज़्यादा पे बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी हुआ क्या है, जो इनाम प्लेटफॉर्म में 10 नवीन कृषिगत उत्पाद शामिल किए गए, मतलब 10 और उत्पादों को उस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बस इस वजह से ये है, जैसे कि अब टोटल संख्या कितनी हो गई है उत्पादों की? 231 चीजें मतलब इनाम मंडी में बेची जा सकती हैं या खरीदी जा सकती हैं। अब क्या नया शामिल किया? आटा, सूखी तुलसी की पत्ती और हींग, ये तक शामिल कर लिए गए। तो आटा, सूखी तुलसी और हींग भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इनाम का देख लिया, 2017 में 16 में किया गया। इसमें जोड़ा जाता है, उन्हें किन्हें जोड़ा जाता है? एपीएमसी मंडियां, जो मंडियां होती हैं सरकारी, उन्हें ही कहते हैं एपीएमसी मंडी है। उनसे ही सीधा कनेक्शन किया जाता है यहाँ पे। तो ये है, इनाम के लाभ क्या हो जाएंगे? किसान मार्केट तक पहुंचेगा, रियल टाइम, मतलब किसान मान लो अगर उन्हें जानना है कि भाई आज खेत में वो ट्रैक्टर लेके अपना सामान लेके जा रहे हैं खेत से, तो तुरंत ऑनलाइन जाएंगे और रेट पता कर लेंगे क्या रेट चल रहा है। सही चल रहा होगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। तो रियल टाइम मूल्य पता चल जाए, पारदर्शिता आएगी, क्योंकि नीलामी हो सकती है ना, किसान अपना प्लेटफॉर्म पे डाल देगा हमारे पास 100 केजी टमाटर है, और जो सॉस वाली कंपनियां होंगी वो बोली लगाएंगी भाई इस रेट में चाहिए, इस रेट में, जो ज्यादा देगा वो खरीदा जा सकता है। तो ये देगा। अगला है पश्चिमी विक्षोभ को लेकर, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जिसे कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो क्या होता है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु के दौरान तापमान गिर जाता है। अभी कुछ दिनों से देखा होगा कि टेम्परेचर क्या हुआ है, भारत में टेम्परेचर गिर रहा है। तो टेम्परेचर गिरने का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, मतलब सर्दी का ज्यादा होना। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है एक मौसम प्रणाली है, कह सकते हैं क्या है, एक मौसम से संबंधित घटना है, पहली चीज। अब मौसम की घटना है पर कहाँ से संबंधित हो, तो मैप में देखते हैं। तो मैप में अगर देखें तो ये जो मध्य एशिया से होते हुए ये मेडिटेरियन सी जो दिखता है, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहीं से उत्पन्न होता है। तो जो मध्य एशिया और पश्चिम से मतलब हवाएं चलती हैं, वो मध्य एशिया से होते हुए उत्तर भारत में आती हैं। तो उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में हल्की वर्षा और सर्दियां ये लेकर आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो जब पूछा जा सकता है, कई बार पेपर में आ चुका है कि सर्दियों में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है या रबी की फसल में पंजाब वाले एरिया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में कुछ, और जम्मू कश्मीर में वर्षा या सर्दी होती है, वो किसके माध्यम से होती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसमें होता क्या है, इस एरिया में मतलब जो कहाँ से, यूरोप
यूरोप का नीचे वाला एरिया है जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे क्या बन जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो प्रेशर होता है वो कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ है ना इधर, तो प्रेशर हाई हो जाए। अब प्रेशर हाई होगा तो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो भारत की तरफ अपेक्षाकृत क्या होगा, ये एशिया वाली बेल्ट में टेम्परेचर कैसा होता है, थोड़ा सा हाई होगा। अब हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, तो हवाएं क्या होंगी, हाई प्रेशर से कहाँ पे चलेंगी, लो प्रेशर की ओर, तो हवाएं इस ओर चलना स्टार्ट हो जाती, और इसी के माध्यम से यहीं पे एक जेट स्ट्रीम भी काम करती है। तो ये सारे कारक मिलके हवाओं को भारत की ओर लेके आ जाते हैं। तो यही है, ये क्या होगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक होते हैं जो मेडिटेरियन सी में बनते हैं, और ये भारत की तरफ आते हैं जनवरी फरवरी में। ये भारत में मानसून लाते हैं, मानसून तो नहीं है, मतलब भारत में हल्की जो सर्दी हवा और वर्षा होती है, तो ये वाला देखा हमने। और ये कब तक एक्टिव रहते हैं, तो वैसे तो टोटल अगर टाइमलाइन देखा जाए तो नवंबर से मार्च तक ये हो सकता है। तो ये हमने देखा है। इसके बाद, अब इसके बाद क्या हो सकता है, एक तो बारिश हो सकती है, एक बर्फबारी हो सकती है। तो मेंस में भी कई बार आ सकता है, कि आता ही है, ये कई बार आ चुका है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताओ, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कृषि। अब स्टेटमेंट बना के प्री में पूछा जा सकता है कि कृषि में क्या योगदान रहता है, जो रबी की फसलें होती हैं जैसे कौन सी, गेहूं, जौ और इनमें सरसों, इनके लिए भी ये लाभकारी होता है। तो ये देखा हमने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। अब ये शीतकालीन वर्षा तो है ही है, पर इसका नाम, जो स्थानीय नाम भारत में यूज होता है वो होता है महावत। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहा जाएगा महावत टर्म किस लिए यूज होती है। तो जो विक्षोभ होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ, उसी को कहते हैं भारत में, मतलब अपने स्थानीय रूप से महावत कहा जाता है इस वर्षा को। तो ये निम्न दाब प्रणाली है, क्योंकि भारत में क्या होता है, लो प्रेशर पड़ता है, और यहाँ पे अगर लो प्रेशर होगा तो हवाएं इधर की तरफ आएंगी, तो चक्रवात जैसी स्थिति और ये सब डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लिया भी है कि यह क्या है, कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसके कारण यूक्रेन और पर मौजूद जो उच्च दाब होता है, उसके कारण जो होती है ध्रुवीय पवनें चलती हैं, और भारत की ओर ये हवाएं आती हैं। भारत मिडिल पूरे एरिया में ये होता है। तो ये देखा हमने। उसके बाद देखें कि आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी क्या है, ये कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है, क्रिमिनल कोर्ट, उसके संबंध में ये न्यूज़ आई है। तो हुआ क्या है, कि जो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्या है, आपराधिक न्यायालय है। अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। अब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, एक तो पहली चीज क्या है, स्टेटमेंट, स्थायी न्यायालय, कोई टेम्परेरी नहीं है, स्थायी न्यायालय। इसका न्यायालय का कहाँ स्थित है, तो हेग नीदरलैंड में ये स्थित है। कहाँ पे, हेग नीदरलैंड। ये करता क्या है, कि युद्ध, आतंक, युद्ध जो अपराध होते हैं, मानवता के संबंध में जो खिलाफ अपराध होते हैं, आक्रामक युद्ध होते हैं, ये सारी चीजें, संविधान का विरोध में अपराध हो रहे हैं, ये सारों मुद्दों को हल करने का ये काम करता है। तो अभी चर्चा में क्यों हुआ है? अमेरिका ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने कहा है, कोई भी व्यक्ति जो इसमें क्या करेगा, मदद करेगा इन संस्थाओं की, और अमेरिका और इजराइल के भी विरुद्ध में कोई जांच हो रही है, और जो आईसीसी उसकी जांच कर रहा है, तो उसका सहयोग करेगा, तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा अमेरिका ने कहा है। तो इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, और इसका ये पहला स्थायी आपराधिक न्यायालय है दुनिया का। तो पहला पूछा जाएगा, अंतर स्थायी न्यायालय ये है। इसकी स्थापना कैसे हुई थी, 1998 में, ज्यादा पुराना नहीं है। 1998 में ये बना था, रोम के नियम के अनुसार, मतलब रोम विधि जैसे होता है ना, उसके अंतर्गत 2002 में ये प्रभावी हुआ था। 1998 से ये बना था। नरसंहार, युद्ध अपराध, इन सारे मामलों को ये देखता है। 125 इसमें देश हैं, भारत हुआ, इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चाइना। ये कोई भी इसके पक्षकार नहीं है, क्योंकि सब आरोप लगाते हैं कि ये निर्णय कभी कभी पक्षपात रूप लेता है। तो पूछा जा सकता है यही, कि भारत शामिल है, नहीं है। अमेरिका, इजराइल भी इसके पक्षकार देशों में नहीं है। तो ये हमने देखा। तो भारत नहीं है, तो वैसे ही थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत नहीं है, तो इसके मायने में। तो ये, उसके अलावा आईसीसी कामकाज क्या है, पक्षकार देशों पर निर्भरता, क्योंकि इसकी कोई खुद का तो कोई सिस्टम है नहीं। जो देश इस पे सिग्नेचर कर रखे होंगे, उन्हें ही गिरफ्तारी करनी होगी, उन्हें ही सारी शक्तियां, मतलब उन्हें ही सारे काम करने होते। तो ये इसके निर्भरता है। राजनीतिक दबाव में कई बार ये काम करते हैं, यही भारत जैसे देश इस पे आरोप लगाते हैं। अब ये तो हमने आईसीसी देखा था। ये आईसीसी क्रिकेट वाला तो था नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, आपराधिक न्यायालय। अब एक और होता है जो हम देखते हैं, आईसीजे। आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।
ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय, ये पुराना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 1945 में बना था, ये यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत काम करता है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत कार्य करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, वही न्याय प्रदान करना, और पर न्याय कौन से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो 1945 में आईसीजे बना था, जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये अपराधी मामले देखता है। ये नॉर्मल जैसे दो देशों के बीच कोई मुद्दा हुआ, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कोई मुद्दा हुआ, तो वो सुलझाना हो, ये ऐसे मामलों को सुलझाता है। तो ये हमने देखा। तो इसमें विवाद मेन है, विवाद निपटान के लिए। अगला है डीईआई पहलों की समीक्षा। तो डीईआई क्या पहले है, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इक्विटी और इंक्लूजन। मतलब क्या हुआ, विविधता, समानता और समावेशन। अभी गूगल क्या करता था, इन सब में जैसे कोई पदों पर नियुक्ति वगैरह होनी है, बड़ी कंपनियां होती थी, उन चीजों का ध्यान रखती थी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन सही से पालन हो। अब क्या हुआ है, इन्होंने कह दिया है कि हम ऐसा अब समाप्त कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जेंडर, नस्ल और इन सब के लिए अब सबको बढ़ावा देंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशल देखा जाएगा कि डाइवर्सिटी ही बनी रहे, मतलब एक विशेष देश के लोग ही काम करें, ऐसा भी नहीं है। मतलब हर एक व्यक्ति काम कर सकता है और उसके लिए कोई भी इसका महत्व तो नहीं दिया जाएगा। तो भेदभाव ना करना इनका तर्क है। मतलब पहले क्या हुआ करता था, ये विविधता, समानता और समावेशन को, पहलों को ज्यादा अपनाते थे। कि मतलब आप गूगल की कंपनी में कि 10 लोग अब ब्लैक अफ्रीकन होने चाहिए, 10 लोग इंडियन होने चाहिए, 10 लोग ऐसा करते थे। अब इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा है क्या, कि अब हम जेंडर न्यूट्रल, मतलब अब एक तरीके से न्यूट्रल करेंगे, जो योग्य होगा वो आ जाएगा। तो ये एक इसमें बदलाव हुआ है। तो भेदभाव ना करना इनका एक मकसद हुआ करता है। अब मतलब जो इन्होंने क्या कहा है, मतलब कि गूगल जैसी कंपनियों ने, कि अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल तरीके से अपनाएंगे और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा। अब इससे होगा क्या, कि जैसे ही ये इसमें कटौती होगी, पूर्वाग्रह बढ़ सकते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब अगर ज्यादा व्हाइट पीपल अगर जॉब में है अमेरिका में, तो क्या होगा, ब्लैक वाले लोग विरोध करेंगे, तो ये ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और भेदभाव तो होता ही है कार्यस्थल पर, जॉब में। तो ये है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसके काम करने के लिए काम, मतलब ये चल रहा है मुद्दा। उसके बाद है अगला, शतावरी के बारे में देखें। तो शतावरी तो देखते ही हैं, आयुर्वेद में इसका खूब योगदान है और पतंजलि के कई प्रोडक्ट भी आते हैं इसमें। तो शतावरी एक हेल्थी है। तो आयुष मंत्रालय ने क्या हुआ है, शतावरी के स्वास्थ्य संबंधी लाभों में जागरूकता बढ़ाने का भी एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये क्या है, औषधीय पौधा है, जो भारत में, नेपाल में यहाँ पे मिलता है। तो इसमें 100 रोगों का इलाज करने वाली ये किसे, शतावरी का अर्थ होता है। तो ये है, ये आयुर्वेद वगैरह में यूज होता है। और ये होता कहाँ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, ये आएगा। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु जो होती है, वहां पे ये पाया जाता है। मतलब उष्णकटिबंधीय का मतलब जहाँ गर्मी पड़ रही है, तो 0 से लेकर 23 और इसके आसपास है। अब 23 का मतलब क्या है, भारत नेपाल में भी ऐसे तो पाया जा रहा है, पर जो जलवायु है अपने एरिया की, वो लगभग उष्णकटिबंधीय टाइप की है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु, कम ऊंचाई के छायादार स्थल एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में है, वहां ये पाया जाता है। तो ये देखा इसमें। अब एक टर्म है क्विप करके, क्विपू। क्विपू सुपर स्ट्रक्चर है। क्विपू सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे कई सारे ब्रह्मांड, गैलेक्सी मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसकी पहचान की गई है और इसे नाम दिया गया है क्विपू। तो ये याद रखना है कि क्विपू क्या है, एक ब्रह्मांड का सुपर स्ट्रक्चर है। मतलब सुपर क्यों है, ये कई सारे इसमें गैलेक्सी वगैरह ये सबसे मिलके है। अब ये पहले एक इंक सिविलाइजेशन, इनका सिविलाइजेशन हुआ करता था, उसमें ये मुख्य रूप से, मतलब ये टर्म यूज हुआ करती है। तो एक इनका करके एक सिविलाइजेशन, मतलब दुनिया में हुआ करती थी, उसमें उसी को किपू कहा जाता था और उसी का नाम दे दिया गया है ये। अब ये सिविलाइजेशन दक्षिण अमेरिका में हुआ करती थी, साउथ अमेरिका में। तो ये भी जान सकते हैं कि किपू का अर्थ क्या है। तो किपू साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये क्या है, जनजाति, मतलब जनजाति तो नहीं कह सकते, पुरानी सभ्यता, ऐसे हड़प्पा वगैरह सभ्यता ऐसे रही, तो पुरानी सभ्यताओं में हुआ करता था। तो ये वहां से ये टर्म यूज करिए। अब कोई स्ट्रक्चर के बारे में देखें, सुपर स्ट्रक्चर, तो इसमें कई आकाश गंगाओं और सुपर क्लस्टरों का ये समूह है। तो टर्म पूछा जा सकता है और ये क्या है, तो आकाश गंगाओं से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है सुपर स्ट्रक्चर के प्रभाव क्या होंगे। तो इसमें बिग बैंग थियरी, ये जो पूरी चीज प्रोसेस हुई है, उन्हें हम जान सकते हैं। तो ये है। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो टर्म यूज हुआ है, ये क्या हुआ था, तो जो ब्रह्मांड है उसके इतिहास को सबसे पुराना यही संकेत होता है। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये इसमें क्या कहना होता है, कि आकाश गंगा में जैसे रेडिएशन निकलता है विकिरण, तो पुराने समय में भी जब बिग बैंग हुआ होगा, तो चारों एरिया में रेडिएशन फैला होगा, वो रेडिएशन अभी भी तो मौजूद होगा।
तो उसमें से कुछ रेडिएशन जो बचा होगा, अगर उस रेडिएशन को हम जान लें, तो और क्योंकि वो किस एरिया का रेडिएशन होगा, बिग बैंग का, तो अगर हम उस रेडिएशन को समझ लें, जान लें, पकड़ लें, तो हम बिग बैंग को समझ सकते हैं। तो ये है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। तो हम उन रेडिएशन की बात कर रहे हैं जो रेडिएशन बिग बैंग के समय निकला था, मतलब 38 लाख करोड़ों साल पहले। उस रेडिएशन को हम जान लेंगे तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। तो जब ब्रह्मांड का तापमान पर्याप्त रूप से गिरा था पहले, बिग बैंग के समय, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो तीनों तत्व होते हैं और एटम के, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बांधने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इन्हें कहा जाता है हाइड्रोजन परमाणु। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब जोड़े थे तो उन्हें हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड क्या हुआ, जब हाइड्रोजन परमाणु बने तो ब्रह्मांड हो गया बहुत ज्यादा गर्म। और जब गर्म हो गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराए और उसके बाद क्या हुआ, वो फैला, और इसी से सारी ब्रह्मांड में बिग बैंग हुआ और ये दूर दूर जाने लगे थे। तो इन सबको ही जानना इसका महत्व है। दूसरा, हबल कांस्टेंट में क्या है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है ब्रह्मांड की गड़बड़ी जो उत्पन्न हुई है उन सभी सभी चीज को मतलब माप सकता है। तो ये इसमें चीजें हैं उसके बारे में। अगला एक इसमें यूज आया है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का शब्द का यूज है। ये क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस सिद्धांत के लिए ये, मतलब उस सिद्धांत से संबंधित है ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये कहता है कि अब वैसे तो ये बहुत बड़ा टर्म है कि ये कहता है कि जो लाइट होती है, वैसे लाइट को हम क्या कर सकते, बेंड नहीं कर सकते, मतलब प्रकाश तो सीधे एरिया में जाता है, पर अगर सोचो कहीं पे भी ब्लैक होल जैसी ब्लैक होल हो या अन्य गुरुत्वाकर्षण के स्रोत हो, जो बड़े गुरुत्वाकर्षण के स्रोत, या कोई आकाशगंगा गैलेक्सी वगैरह, वो प्रकाश को भी बेंड कर सकते हैं। तो ये अगर जैसे ग्लो ब्लैक होल हो तो प्रकाश थोड़ा बेंड होता दिखाई देगा, ब्रह्मांड में नॉर्मली नहीं होता ये। तो ये सापेक्षता का सिद्धांत होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसे लेंस में होता है ना कि प्रकाश को थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है, लेंस में यही तो होता है, प्रकाश के प्रतिबिंब को थोड़ा इधर उधर कर दिया था, वही है ये चीजें ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो इसमें आइंस्टाइन रिंग भी क्रिएट होती है, तो ये सारी चीजें इससे संबंधित है। उसके बाद है एक टर्म है क्रस्टेशियन। तो हुआ क्या है, एक नई बटरफ्ली प्रजाति पाई गई है। तो बटरफ्लाई प्रजाति एक पाई गई है, वो क्रस्टेशियाई युग से संबंधित है। तो बस यही चीज है, क्रस्टेशियाई मतलब एक वंश से संबंधित है। तो इसके बारे में हम देखें तो जिस एरिया में जिस टाइम डायनासोर बनते थे ना, उसी वाले टर्म को कहते हैं। ये बहुत मतलब पुराना युग हुआ करता था, तो क्रस्टेशियाई वाला है। तो ये वाला देखा हमने। उसके बाद इस एरिया में कौन से जीव हुआ करते थे क्रस्टेशियन युग में, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा हुआ करते हैं, जैसे केकड़ा हुआ, श्रिम्प हुआ, क्रेफिश हुआ, लॉबस्टर हुआ। ये वाले जो जीव देख रहे हैं ये सब क्रस्टेशियन युग के ही जीव हुआ करते थे। तो ये अगर पूछा जा सकता है, तो अभी यहाँ पे कुछ नई खोज हुई है, एक वाटर फ्ली प्रजाति पाई जाएगी, वाटर वाली फ्ली प्रजाति, तो ये पाई आई है। तो इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रहा है। तो क्रस्टेशियन याद रखना है, और इसी एरिया में डायनासोर का ये दौर हुआ करता था। तो यहाँ पे देखा हमने, और ये वही टर्म था जब जो महाद्वीप थे ना, पूरे दुनिया के महाद्वीप टूटकर अलग अलग हो रहे थे, तो जो फैल रहे हैं ना, जैसे पेंजिया, पैंथला, सब वो सब इसी दौरान की घटनाएं हुआ करती थी। तो ये है। अगला जो आर्टिकल है वो है आटाकामा को लेकर। तो अभी हुआ क्या, आटाकामा वैसे सबसे शुष्क एरिया है दुनिया का, तो यहाँ प्रदूषण वगैरह नहीं होता था, तो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप यहाँ पे लगी हुआ है, कुछ लगी हैं। अब प्रदूषण के चलते यहाँ पे उन टेलीस्कोप को हो रही है दिक्कत, तो इस वजह से अभी आटाकामा चर्चा में चल रहा। आटाकामा तो मैं अभी ये चल रहा है। तो आटाकामा जो डेजर्ट है वो क्या है, यहाँ पे है जो साउथ अमेरिका वाला जो एरिया है, साउथ अमेरिका का आटाकामा, ये चिली वाले रीजन में है। तो जो चिली है वो वहाँ पे आटाकामा, जो जो 0 डिग्री लाइन दिख रही है हम वहीं पे देखेंगे आटाकामा। और इसी आटाकामा में एरिका जो है, जो क्षेत्र है, सबसे दुनिया का शुष्क क्षेत्र होता है यहाँ पे आटाकामा। तो दुनिया के सबसे शुष्क क्षेत्रों में है आटाकामा। अब आटाकामा अगर मरुस्थल की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के मध्य। अब इस एरिया में प्रशांत महासागर है, इस एरिया में क्या है, एंडीज माउंटेन्स है। तो ये हमने देखा। और यहीं पे कई सारे जैसे शंकु, ज्वालामुखी, एकांकागुआ वगैरह इस एरिया में है ही आसपास। तो ये देखा हमने। तो यहाँ शुष्क पाया जाता, शुष्क क्यों पाया जाता, कोई कारण तो होगा। तो यहाँ हम्बोल्ट एक जलधारा है। तो हम्बोल्ट एक जलधारा है, और वो कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा पाई जाती है, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे बाष्पीकरण तो होगा नहीं, तो शुष्क हो जाएगा। तो हम्बोल्ट पेरू वो जलधारा यहाँ पाई जाती है। तो ये अगला है शिशुधानी जीव। तो विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन,
उसके द्वारा क्या हुआ, पहला कंगारू ब्रूड तैयार किया गया है। तो इस वजह से ये जाना जाता है। तो कंगारू का ब्रूड तैयार किया गया है इनवर्टो फर्टिलाइजेशन के द्वारा में। तो अब ये जो शिशुधानी जीव होते हैं, मतलब जो मर्सूपियल्स होते हैं, उन ये कौन से जीव होते हैं, ऐसे कंगारू होते हैं, वो होते हैं, इनके थैली होती है पेट में। तो ये वैसे तो पहले कंगारू वगैरह या मर्सुपियस कई बार द्वीपों पे पाए जाते हैं, पर आजकल कंगारू जो कहाँ पाए जाते हैं, मेनली ऑस्ट्रेलिया ही में पाए जाते हैं। तो ये मेन है। तो इसके बाद देखें, अगला है पिनाका मल्टी मॉडल रॉकेट लॉन्च। तो पिनाका क्या है, भारत का ये तो मल्टी मॉडल, तो इसमें जैसे देख रहा है कि कई सारे लॉन्च एक साथ किए जा सकते हैं। तो गोला बारूद, इसकी गोला बारूद खरीद के लिए भी अनुबंध हुआ है। तो पिनाका का एक तो ये है कि विकास किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। तो 44 सेकंड में 12 रॉकेट ये लॉन्च कर सकता है। तो 44 सेकंड में 12, तो ये मेन चीज हो जाएगी। तो आर्टिलरी से भारत में क्या हो जाएगा, मौजूद मतलब वो हो जाएगा। और इसकी लंबाई काफी दूर है, मतलब दूर तक है, तो 60 किलोमीटर तक ये रेंज रहेगी इसकी। अगला यूएनएचआरसी है। यूएनएचआरसी जो मानवाधिकार आयोग है, अमेरिका, इजराइल और अर्जेंटीना तीनों अब इससे अलग हो चुके हैं यूएनएचआरसी से। और यूएनएचआरसी ये 2006 में ये बना था। तो कब बना था, 2006 में बना था। अभी 47 इसके देश काम करते हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका, मानवाधिकार आयोग का स्विट्जरलैंड में है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ला नीना। तो एक अल नीनो होती है, एक ला नीना। तो ला नीना का में क्या होता है कि अल नीनो में तो सूखा भारत में पड़ता है, ला नीनो में भारत में मौसम सही रहता है। तो ये तो ला नीना एक जलवायु घटना है जो अल नीनो के विपरीत है। इसमें उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत महासागर में होती है, वो क्या होती है, पवनें असामान्य रूप से प्रबल हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, इससे तापमान गिर जाता है। अभी देखा क्या जा रहा है कि ला नीनो के कारण भी, जनवरी का माह ला नीनो होने के कारण मतलब है भी, तब भी जनवरी का महीना है वो गर्म है, बल्कि सर्दी होनी चाहिए थोड़ी ज्यादा। तो इस वजह से। तो अगर देखें अल नीनो और ला नीनो, तो अल नीनो के समय क्या होता है कि जो ये पेरू वाले अभी तट की हम बात कर रहे थे, ये पूरा तट जो प्रशांत महासागर का पूरा एरिया है, इस वाले एरिया में टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, और प्रेशर अगर लो होगा तो हवाएं इस ओर चलने लगेंगी। तो हवाएं अगर इस ओर चलेंगी तो ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा। और इधर ही तो भारत है, तो भारत में भी मानसून कैसा आएगा, कमजोर आएगा, और भारत में भी मानसून की समस्या होगी। जबकि ला नीनो में क्या होता है, इस वाली बेल्ट में क्या होगी, टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, और प्रेशर हो जाएगा हाई। अगर प्रेशर हाई होगा तो इस ओर से हवाएं ऑस्ट्रेलिया और भारत की ओर चलेंगी। अब ऑस्ट्रेलिया में भी वर्षा होगी, क्योंकि समुद्र है, पानी उठाएगा और वर्षा हो जाएगी। और भारत में मानसून इसी टाइम आ रहा होता है, तो भारत में मानसून भी तेज आएगा, और ये हवाएं उसे और मदद करेंगी। तो ये देगा। अगला जो लास्ट आर्टिकल है वो है ग्रीस को लेकर। तो ग्रीस में अभी भूकंप काफी देखे जा रहे हैं। तो ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। तो ग्रीस की अगर लोकेशन देखें तो ये एरिया पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है। तो ग्रीस ये है, और ग्रीस का ही जो राजधानी वो है एथेंस। अब सिकंदर हुआ, अरस्तु हुआ, प्लेटो हुआ, सुकरात हुआ, ये सारे चीज लोग कहाँ के हुआ करते थे, ग्रीस के ही। तो इसका ऐतिहासिक महत्व तो काफी ज्यादा ही है। तो ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिणी वाले एरिया में यहीं कहीं सारे सागर है। जैसे नीचे वाला एरिया दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है। और यहीं पे कौन सा है, इसके जो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये कौन सा, एजियन सी है। तो इसे याद कैसे करेंगे, कई एज साल पुराना है ना, करो मतलब ग्रीस तो बहुत हजारों साल से है। तो ये एजियन सी यहाँ पे याद कर सकते हैं इसे। और एक तरफ कौन सा है, आयोनियन सी, जो इटली की तरफ पड़ेगा। यहाँ पे एक पर्वत है, उसका नाम क्या है, पिंडोस पर्वत है। जो यहाँ का जो मेन पर्वत है उसका पिंडोस पर्वत है। और जैसे ओलंपिक खेलते हैं ना, ओलंपिक, तो माउंट ओलंपस नाम कहाँ से आया, तो यहाँ पे माउंट ओलंपस है, वो यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्योंकि जो ओलंपिक हुए, ये सारी चीजें हुई, तो यहीं से चीजें आने स्टार्ट हुई। तो ओलंपस जो पौराणिक देवता हुआ करते थे, तो जब क्रिश्चियन धर्म चलता था उससे पहले जो दूसरा धर्म यहाँ पे हुआ करता था, जो अपोलो और ये सब देवता हुआ करते थे, उनमें माउंट ओलंपस हुआ करता थे। तो माउंट ओलंपस उन्हीं के नाम पे है, सबसे ऊंची चोटी। तो पर्वत है पिंडोस, और माउंट ओलंपस सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे थर्मोपाइलेस दर्रा है, जो ग्रीस में स्थित है। यहाँ ऐतिहासिक जो लड़ाइयाँ जो पहले लड़ी जाती तो इसी एरिया से ओके लड़ी जाती थी। यहाँ पे क्रेते द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। तो ये सब हमने देखा। तो इसी एरिया में क्या हो रहा है, अभी भूकंप वगैरह देखे जा रहे हैं। तो ये हुआ 8 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट थे आर्टिकल।